हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को बता दूं, आज आपका 7 तारीख है, 7 डेट है, 7 जनवरी। और आज आपका नोटिफिकेशन आरआरबी में, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने, ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन आ रखा है, आरआरबी का। ठीक है, आपका आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आपका टीचर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, मैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इसमें रिटर्न मार्क्स एग्ज़ाम होगा, क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी, हर एक चीज़ के बारे में जो भी आपके डाउट हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपके डाउट को क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी अपने भाई के चैनल को, और आप सभी का चैनल है ये, ठीक है, प्यार दें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलो वीडियो में आगे को बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ठीक है, आज है 7 तारीख, आपका 7 तारीख को ये रात के 12 बजे आपका ये जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, कोई गलत नहीं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आप लोगों के लिए। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे काम, आपका फॉर्म से रिलेटेड है, आपकी भर्ती से रिलेटेड है, वो चीज़ें निकाल के रखी हैं दोस्तों। वरना देखा जाए तो पीडीएफ बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है। आपको मैं पीडीएफ शो कर देता हूँ, रुक जाइए। आप देख सकते हो दोस्तों, जो पीडीएफ है आपकी बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है ये। अब इतना पूरा पीडीएफ हर किसी का मन नहीं करता है पढ़ने का। ठीक है, काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। देखो, अगर देखा जाए ये पूरा ख़त्म ही नहीं होगा आपका। टोटल 109 पेजों की है, इतनी लंबी पीडीएफ कोई नहीं पढ़ता है। तो आपके भाई ने आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली है दोस्तों। बस अपना वीडियो, आप ये वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखें। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रखूँगा, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करूँगा आसान तरीके से। ठीक है, बस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। ओके, आगे को बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 7 तारीख को ये फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, जो इसकी डेट है, लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 6 फरवरी है। देखो 6/2/2025 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप 7 तारीख को आपका फॉर्म खुला है, 6 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। और जो फॉर्म फीस वगैरह जमा करने की डेट दी है इन्होंने, तो अगर किसी का दिक्कत हो रहा है पेमेंट वगैरह में, किसी भी चीज़ में, बीच में कभी क्या कहते हैं, साइट काम नहीं करती है, ठीक है, काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, नेटवर्क इश्यूज़, तो इसके लिए अलग से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 7 से 8 तारीख तक का। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्या आता है कि सर, रुक जाइए। देखो दोस्तों, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि सर जो है, अगर हम फॉर्म भरते हैं, बाई मिस्टेक कभी हमसे गलती हो गई या कोई चीज़ छूट गया, तो क्या उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो है अलग से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। आपको जो है अलग से आपको टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए। कब से कब तक का, जैसे 7 तारीख तक, 6 तारीख तक आपका फॉर्म का डेट दिया हुआ है, 8 तारीख तक आपका करे क्या दिया है, 8 तारीख तक आपका फॉर्म का फीस अगर किसी का जमा नहीं हुआ, 8 तारीख तक की डेट दी है। और 9 तारीख से दोस्तों 18 तारीख तक आपका करेक्शन का टाइम दिया हुआ है। 9 फरवरी से 18 फरवरी तक आप, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखो, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके सामने, जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वेट। देखो, जो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है क्या है, देखो ये भर्ती रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो पेपर देने जाओगे, जब आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, जो जो दिख रहा है आपको, ये चीज़ें आपको पेपर में नहीं अलाउड है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हॉल में जो है आपका अलाउड नहीं है, तो आप सभी ये चीज़ें ना ले जाएं, इससे आपको पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मीन्स काफ़ी प्रॉब्लम है, फेस करने को पड़ सकती हैं। चेकिंग टीम आती है, तो ये सभी जो भी ऑनलाइन जो भी गैजेट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये सभी गैजेट्स आपका अलाउड नहीं है, कहाँ, एग्जामिनेशन में। ओके, अब एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एग्ज़ाम का जो स्टेजेस हैं, किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में, ऑनलाइन फॉर्म में, सीबीटी मोड में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी में। ओके, आपका फर्स्ट में ऑनलाइन तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है
किसके द्वारा होगा ये सीबीटी ट्रांसलेशन टेस्ट टीटी के द्वारा होगा, और पीटी टीचिंग स्किल टेस्ट, ये सभी तरह के अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट हैं ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी टेस्ट होंगे आपके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई अभी तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट कागज़ हैं वो सभी आपको चेक किए जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन भी रखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का है इन्होंने। ठीक है, जब ये सब चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद दोस्तों आपका जो है आरआरबी क्या करेगा, अलग तरीके सिंगल तरीके से मल्टी स्टेजेस मोड में आपका अलग अलग प्रकार से कुछ टेस्ट लेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका एक बार देख लिया जाएगा। मीन्स किस तरह के टेस्ट लेगा, जैसे कि कोई अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई इसके वहाँ पे आपका उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ स्किल्स दिखानी है, कुछ प्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपका ये एग्ज़ाम के स्टेजेस के अंदर आपका कवर हो जाएगा। ओके, और जो कॉल लेटर है, ठीक है, जो कॉल लेटर है आपका वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जो है इसका जो कॉल लेटर है, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होगा, ये सभी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि सर जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। देखो जैसे कि आपको मैं बता दूं एग्ज़ाम बहुत दिनों का हो सकता है। ठीक है, काफ़ी दिनों तक आपको ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत संख्या में बच्चे इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो हर दिन क्या है पेपर का लेवल अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उसमें दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ज़रूर होगा, लिखा भी है देखो, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड एट द स्टेज ऑफ इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। अलग अलग दिन जो पेपर होगा उसके हिसाब से सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा। एक नॉर्मलाइज वे में आपका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, जिसमें क्या है काफ़ी कम जिसका कम परसेंटेज भी होगा ऊपर आ जाता है। ठीक है, मार्क्स जो है कम होगा तो ऊपर आ जाता है। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, आपका मार्क्स क्या है ऊपर आने का पूरा चांसेस है। मैं हमेशा आपको अच्छा ही बताऊंगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये मत सोचिए कि सर इसमें इतना हार्ड होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, आप पे विश्वास रखिए खुद पे, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। ओके, चलो आगे को देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है एग्जाम में। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। मीन्स आपको एग्ज़ाम में कितनी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। ओके, चलो अब बात की जाए अगर मेडिकल की, तो मेडिकल में आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास आपको मेडिकल में ध्यान रखना है। देखो मेडिकल में लिखा हुआ है मेडिकल। दोस्तों आप ये मत सोचिए सर मेडिकल की बात भी की गई है इसमें तो इतना हार्ड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो मेडिकल है नॉर्मल तरीके से होगा, ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं होगा। कुछ बहुत चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कि इसमें बात की गई है आपका आपकी आंखें देखी जाएंगी। ठीक है, आंखों की जो पावर है वो देखी जाएगी। जैसे कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज में आंखें होंगी। जैसे B1 कैटेगरी लिखा हुआ है, इसमें फिजिकली फिट लिखा है ऑल एस्पेक्ट में। इसमें क्या होगा आपका 6/9 या 6/12 की जो आपकी ग्लासेस हैं, ठीक है, चश्मे की, वो सभी आपका फिट माना जाएगा। ठीक है, इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आए समझ। और C1 कैटेगरी में क्या लिखा है 6/12 और 6/18 का विथ और विथआउट ग्लासेस, ये आपका C1 कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए आपका। C2 में आपका 6/12 का लिखा है नील विथआउट ग्लासेस, इसमें कोई ग्लासेस नहीं होनी चाहिए। और 6/12 की आपकी आंखें होनी चाहिए, आपकी विजन होनी चाहिए, देखने की क्षमता। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप एक बार नोटिफिकेशन में अच्छी से और डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इन्होंने बात की गई है कोई भी प्रकार के आपके शरीर में किसी भी प्रकार का सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए। और कोशिश यही करें दोस्तों आप अपने को खुद फिट करें, डेली अपना ध्यान रखें, अपना डाइट का ध्यान रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिकल में भी। ठीक है, आप वहाँ भी आराम से क्लियर आउट कर दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट आगे को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए जो ये है, ठीक है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस फॉर्म के लिए कौन लोग भर सकते हैं। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल भूटान ये सब चीज़ें चलेगा। ठीक है, ये सभी जो जो दिखा रखे हैं आपके लिए तंजीवत जामला मलाई ये सब क्या आपके पास आराम से आप सिटीजन ऑफ इंडिया ये सभी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और नेपाल भूटान वगैरह भी ये सब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे को देखिए।
देखो, एज की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, एज की, ठीक है। एज में बहुत लोगों को डाउट होता है, सर हम क्या हम एलिजिबल है नहीं है फॉर्म भरने के लिए, कितना एज लिमिट रखी है और कितने तक वाले भर सकते हैं इसमें। तो मैं इसको क्लियर कर दूं दोस्तों, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो है एज है, आपका जो एज है 1 जनवरी से पहले नहीं होनी चाहिए। आप काउंट कर लीजिए 1 जनवरी के बाद आपकी एज कितनी बैठ रही है, ठीक है। कितने से कितने तक एज वाले भर सकते हैं ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिए आगे को। फ्रेंड्स देखिए, जो एज है आपका ये अलग अलग देखने को मिलेगा आपको टेबल में, ठीक है। टोटल 18 साल से 40 साल या 50 साल तक वाले आराम से भर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी दिखा रही है, जैसे UR EWS है, और किसी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1992 है, और तो आराम से इसके अंदर आराम से इस फॉर्म को भर सकता है। SC ST वाले देख लीजिएगा, 18 से 35 वाले आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले देख लीजिए, 2/1/1987 से पहले की नहीं होनी चाहिए, तो आप आराम से अप्लाई। जिसका एज 18 से 36 के अंदर है, तो आपकी एज लिमिट जो है 1989 से पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद चलेगा। और ये सभी चीज़ आप देख लीजिए, ये सभी मैं क्लियर कर दिया है। 18 से 38 साल वाले देख लो एक बार, आप इसका टेबल पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा एज में आपका, ठीक है। मैंने वैसे क्लियर कर दिया है कि एज लिमिट तक वाले इतने से पहले नहीं होना, जैसे लिखा है 18 से 43 साल, ठीक है, 18 से 43 ईयर्स, यहाँ पे को देख लीजिए, ये 18 से 43 ईयर्स से लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें आपकी जो एज लिमिट है UR और EWS वालों की बात की जा रही है, 2/1/1992 मीन्स 2 जनवरी 1982 से पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और SC ST वाले 2/1/1977 से पहले नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरह से ये टेबल एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे को देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें बता दूं आपको मैं, देखो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जो है SC ST वाले हैं, क्या आपके दिमाग में आता है कि सर क्या इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों, हर किसी में दिखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। जो SC ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, आपको जो है आपका जितना एज है, जैसे 33, 35, 36, 38, 43 तक दी गई बात की गई है इन्होंने। जो इतने तक एज वाले हैं 48 तक वाले, आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। आप इसमें अपना एज में ऐड कर दीजिए 5 ईयर्स, तो आप आराम से इस फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। OBC वाले देख लीजिए, 48 तक इसमें लिखा है। OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन वालों को भी 3 साल का देखने को मिल रहा है। और जो एक्स सर्विसमैन पुट मोर देन 6 मंथ इन सर्विस, जिसने 6 साल दे दिए है सर्विस में, ठीक है, तो कोई भी सर्विस में 6 साल देते हैं, तो आपको क्या है आराम से जो है 6 ईयर्स का आपको एज रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप एक बार इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे को बहुत लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने एज के अकॉर्डिंग। चलो आगे को बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, फिर से अलग अलग चीज़ों का कन्फ्यूजन होगा, तो मैं हर एक चीज़ को पॉइंटों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी रखी गई है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो UR कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो कौन से हैं UR कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के या OBC वगैरह, तो आप सभी को जो है आपको 500 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। कितनी रखी गई है? 500 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है, 500 रुपीज़। और जो SC ST और या फिर एक्स सर्विसमैन है या ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल हैं, PWD, ये सब के लिए क्या है 250 आपकी फ़ीस रखी गई है। ओके, कितनी है 250। तो आपको क्लियर कर दिया है, आगे को देखिए। और जो फीस होगी आपको कौन सी मोड में जमा करनी होगी? ऑनलाइन मोड में आपको जमा करनी होगी, ठीक है। ये मत समझिए कि फीस अलग से आपको ऑफलाइन तरीके से भेजना है। जब फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो फीस भी क्या होगी दोस्तों आपकी ऑनलाइन जमा होगी, ठीक है। ओके, देखिए अब फ्रेंड्स देखिए, जो है रिजर्वेशन जो है अलग अलग लोगों को देखने को मिला है। जैसे जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट है, तो आपका जो EWS है वो कैसा वैलिड माना जाएगा? आपके पास जो है 5 एकड़ से ज़्यादा आपकी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर जो है 5 एकड़ से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आना चाहिए। ये सब आप ये तो खुद EWS जब बनाओगे वो बता देंगे कैसा क्या है, आपको बस चीज़ें पूछेंगे, आप वो खुद चेक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप वहाँ से थोड़ा डिटेल ले सकते हैं इसके बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के या फिर नोटिफिकेशन से ये चीज़ें डाउनलोड करके आप वहाँ शो कर सकते हैं, आपको सब क्लियर कर देंगे ये चीज़ें, ठीक है, जब आप EWS सर्टिफिकेट बनाने जाओगे। ओके, आगे को देखिए।
इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी दिखाया गया है आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए करके आपका सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, मीन्स जो भी कैटेगरी के अंदर आते हैं अलग अलग, तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा या कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है ईडब्ल्यूएस के थ्रू, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। कोई SC ST कैटेगरी का है तो आपके पास SC या ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पीडब्ल्यूडी वालों के यहाँ पीडब्ल्यूडी का मीन्स आपका तब वैलिड माना जाएगा, तब आप माने जाओगे हाँ उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि आपके पास जब सर्टिफिकेट प्रूफ होगा। ओके, तो अपना सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड डिटेल आप नोटिफिकेशन से खुद भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वरना बहुत लंबा दोस्तों टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे को बढ़ते हैं, मेन चीज़ों की बात की जाएगी। और फ्रेंड्स, जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं मीन्स जो दिव्यांग बच्चे हैं अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी इसमें छूट मिलेगी। आपके पास बस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फिजिकली डिसेबिलिटीज़ के अंदर जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, कोई कैरिबियल पैलासी वाले हैं, डॉल्सी में मस्कुलर डिस्करी एसिड अटैक विक्टम्स हैं, ये सभी लोगों के पास अपना अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट में किस तरह से बनाना है ये चीज़ों की डिटेल आप देख लीजिएगा। ओके, आगे को देखिए। अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, और जो एग्जामिनेशन है वो कैसे कैसे होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। देखो, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दोस्तों आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया कैसे होगा। CBT होगा, टीचिंग स्किल्स होगा, और ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाले में देख लीजिए CBT, और ये सभी चीज़ें आपका क्या होगा CBT, टीचिंग स्किल्स, ट्रांसलेशन टेस्ट, मेडिकल, ये सब चीज़ें होगा। बस आपका इंटरव्यू की बात नहीं की है तो ये समझिए कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा। ओके, चलो आगे को देखिए। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ये भी होते हो कि सर मार्क्स कितने मिले, कितने सब क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। देखो, साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है। जो CBT होगा आपका एक दिन, हर एक दिन आपका एक दिन में एक ही बच्चे का CBT होगा। मीन्स एक दिन में एक बच्चे का नहीं, मतलब जिस दिन जिसका एडमिट कार्ड में डेट लिखा होगा उसका उसी दिन होगा। ठीक है, अलग से नहीं होगा फिर। ठीक है, और CBT जो है अलग अलग तरीके से होगा, देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि 90 मिनट आपके पेपर में टाइमिंग दी जाएगी और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये समझिए कि एक क्वेश्चन भी 1 मार्क्स, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप अपना टाइम के हिसाब से अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसी बेस में आपका CBT बेस में ही आपका मेरिट बनेगी आगे जाके। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। ओके, और जो PWD वाले बच्चे हैं उनको 120 मिनट देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन के पीछे। ओके, देखो अब सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। अब फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे देख लीजिए। आपका जो है प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये सभी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, और आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी में जो है, प्रोफेशनल एबिलिटी में आपका 50 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एक तरह से समझिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बस जो है टाइमिंग थोड़ा अलग सी है, टाइमिंग 90 मिनट मिलेंगे और PWD इन लोगों को 120 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, मीन्स 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएंगे, 20-30 मिनट और बच्चों के कंपेरिजन में। ओके, चलो आगे को देखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन होगा क्रिएट यहाँ पे होगी। सर आपने ये भी बता दिया हमको कि एग्ज़ाम ऐसे ऐसे होगा, माइनस क्या कहते हैं इतना टाइमिंग दी जाए, क्या आपने ये तो नहीं बताया कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि मैं अपने मन से तो कोई चीज़ बता नहीं सकता, खाली आपको बहम में नहीं डालना चाहता या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो क्लियर कर दो दोस्तों, इन्होंने साफ लिखा है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, और लिखा है 1/3, देख रहे हो नीचे पे लास्ट में, ये 1/3 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको पेपर में मिलेगी। ठीक है, चलो आगे को देखो। सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा मैं इसमें। ठीक है, फिलहाल हल्का हल्का जब इतना कुछ बता ही दिया है आपको, सिलेबस का भी हल्का सा एक बार टच करा ही देता हूँ मैं सिलेबस से। ठीक है, देखिए सिलेबस क्या होगा आपका। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सभी चैप्टर आप देख लीजिए। एज कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, ये सभी आपको देखने को मिलेगा मैथ्स के अंदर।
उसके बाद मैथ के बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपका एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर की, जो करंट में चल रहा है। कम से कम दोस्तों करंट अफेयर जो है 6 महीने पहले का देख लीजिएगा, आराम से आप क्लियर कर लोगे एग्जाम को, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, ये सभी चीज़ आपको दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस के अंदर सिलेबस में देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का कह रखा है इन्होंने। आप जब जनरल साइंस की पढ़ाई मीन्स सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे तो आपका कम से कम 10वीं लेवल तक का आपका स्टैंडर्ड जो है मजबूत होना चाहिए, तो आराम से आप इसको पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे को देखिए। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर इसमें जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है इन्होंने। यूआर वालों के लिए इन्होंने साफ बताया है, जो यूआर कैटेगरी के हैं दोस्तों 40% आपके पास क्या होना चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया रखा है, आपके पास 40 मार्क्स कम से कम एग्जाम में लानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप देख रहे हो 40 है, इस वाले पार्ट को देख लीजिए। और क्या कहते हैं, एससी वाले 30%, एसटी वाले 25%, 25 मार्क्स आपके होनी चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ है द परसेंटेज मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्स बाय 2 मार्क्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी वालों को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। और क्वालिफाइंग नेचर मैंने आपको बता दिया कितना चाहिए आपको। नॉर्मलाइजेशन की बात स्टार्टिंग में की गई थी। नॉर्मलाइजेशन हमेशा हर एक मीन्स आपके जितने भी पेपर होंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ओके। चलो आगे को देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या क्या चाहिए आपके पास, 20% आपको ट्रांसलेटर होना चाहिए। एटलीस्ट 50% की बात कही है इन्होंने, 20% का है इंग्लिश में और 30% आपका ट्रांसलेशन आराम से हिंदी में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीबीटी मोड में आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आगे को देखिए। और क्वालिफाइंग नेचर कितना है, 60% है, ठीक है। और फ्रेंड्स जब इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर ट्रांसलेटर वालों के लिए 60% रखा है, तो इसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है अगर कोई बच्चा 60% परसेंटेज नहीं ला पाता अपने ट्रांसलेशन पेपर में तो क्या होगा, वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे इसको भी, ठीक है। दोस्तों देखिए जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, जो बाकी तो सबके लिए सेम है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद टीएसटी होगा, टीएसटी होगा, आपका जो है टीएसटी होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर पीटी होगा। ये सभी आपका सिलेक्शन टेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल की बात की गई थी। तो टीचिंग स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, जैसे आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन हो, चाहिए आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है, उसमें आपको बोलने को कहा जा सकता है, ठीक है। या कोई चीज़ों के बारे में लिखने के लिए मीन्स आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए किसी रिलेटेड टीएसटी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये लीडरशिप होनी चाहिए, ये सभी आप टीचिंग स्किल टेस्ट के अंदर आपको देखा जाएगा। दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट की बात की जाए तो आपके पास म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये सभी चीज़ें क्या है आपके पास परफॉर्मेंस आपका चेक किया जाएगा। अगर कोई म्यूजिक टीचर बनना चाहता है तो उसका म्यूजिक गाना क्या पता गाना गाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें अपनी स्किल्स को अपना मजबूत बनाइए, क्वालिफाई कर लोगे। आगे को देखिए फ्रेंड्स, देखिए आगे को 25% क्वालिफाइंग लिखा हुआ है इन्होंने, किसके लिए, पीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ये चीज़ों के बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका फ्रेंड, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाकी तो जैसे जो कैटेगरी वाले बच्चे अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसका आपको बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपके पास कैटेगरी आपने लगा रखी है और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लिखा है इन्होंने डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, ओके। फिर बाकी आगे को देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका हाई स्कूल, इंटर, ये सभी चीज़ें आपके पास जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होना जरूरी है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट से जो भरेगा तो आपके पीजी का और ग्रेजुएशन का ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ओके। आगे देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने कर दी है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन आपका एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन होके ही आपका रिजल्ट आएगा। किसी का अगर कम मार्क्स हो रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको दोस्तों, मोटिवेट होते हैं माइंड से, आपको पॉजिटिव रखना है माइंडसेट, और आपका जरूर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। मैंने वो क्लियर आगे भी कर दिया आपको। आगे देखिए, और जो अलग अलग जोन में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कौन सी जोन में आपको भरना बेटर रहेगा। वैसे तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे, जिस जोन में आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी उस जोन में आप आराम से अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने बता दिया अगर कोई किसी अलग अलग जोन में भरेगा, जैसे अहमदाबाद में भरेगा तो इस वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अजमेर में ये दिखा रखा है, बेंगलुरु में दिखा रखा है जैसे www.rbbnc.government.in, इस तरह से आप चेन्नई का देखो RRB चेन्नई government.in, इस तरह से आप ये अपना देख
देख लीजिएगा नोटिफिकेशन पढ़ के, ठीक है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे को दोस्तों, सर इसमें जो है सिग्नेचर वगैरह और जो फोटो है वो कितना अपलोड करना पड़ेगा, कितनी केबी का होगा या क्या होगा, इसमें सभी चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। आपका इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आपके जो है फोटो और सिग्नेचर दोस्तों, एक तो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 40 से 70 केबी के अंदर कितनी होनी चाहिए, 40 से 70, ठीक है। आगे को देखिए, और जो सिग्नेचर है दोस्तों, आपका सिग्नेचर जो है, पहली बात तो जब आप साइन करोगे, ठीक है, सपोज आपकी ये कोई फ़ोटो है, ठीक है, आपका कोई फ़ोटो है, ठीक है, उसमें जब साइन करोगे तो आप रनिंग एंड में इस तरह से आप साइन करोगे, आधा बाहर आधा अंदर आना चाहिए फोटोग्राफ में, ठीक है, और कैपिटल लेटर में आपको साइन करना है, ठीक है, रनिंग एंड में। और जो फोटो सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 30 से 40 के भी आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 30 के बी से 70 के भी आपके बीच आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, सिग्नेचर की इमेज का, ठीक है। आगे देखिए, सर्टिफिकेट वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दिया है कौन कौन सी चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, ये सभी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो है दोस्तों SC ST कैटेगरी वालों के लिए या OBC वालों के लिए आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कोई भी डिसेबिलिटी वाले हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और बाकी अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये डिप्लोमा वगैरह ये जो है ये सभी चीज़ें अपने सर्टिफिकेट रेडी रख लीजिएगा एज पर पोस्ट विच यू आर अप्लाइंग, ओके ओके। आगे देखिए, जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। अब अलग अलग पोस्ट में आप देखोगे, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पोस्ट खुली है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे कि जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में आप देख लीजिएगा खुद भी PDF डाउनलोड करके, ठीक है। तो देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर आपके पास कम से कम 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। 2 स्टेजेस में आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 स्टेजेस में इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लो, सिलेबस देख लेना इसका, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो है टॉपिक्स बता देता हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटिंग वेजेस, ये सभी आप तैयार कर लीजिएगा, आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट, जो स्टूडेंट चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरेगा तो आप अपना टॉपिक डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है। तो इससे देख लीजिएगा अपना सिलेबस क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और लॉ ऑफ टूरिस्ट, हिंदू लॉ, भारतीय शिक्षा अध्ययन, ये इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। पेपर में यही चीज़ों से आपका सिलेबस आपका तैयार होगा, आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो बच्चे सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरेगा दोस्तों, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर लेना, एडवर्टीजमेंट की तैयारी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों आपका एडवर्टाइजिंग की तैयारी कर लेना, इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेना, और पब्लिक रिलेशन पढ़ लेना। और इसमें ये भी बता रखा है कौन सी चीज़ से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 से 13 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अपना कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट सब तैयार कर लेना, और टॉपिक वगैरह सोशल मीडिया सब आप अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको तैयार कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स ऑल पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर PGT या TGT के लिए बनना चाहेंगे दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए, PGT और TGT वालों देख लीजिए आप लोग। PGT के लिए आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये सभी चीज़ अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा खुद भी, ठीक है। साइकोलॉजी एंड लर्नर एंड टीचिंग, दोस्तों मैं पूरा इतना बताते रहूँगा तो बहुत लंबी घंटे की मीन्स 2 घंटे की भी हो सकती है वीडियो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा इतना लंबा बनाऊँ, आपको खाली चीज़ों से टच कराते हुए, और मेन चीज़ों को मैंने और ज़्यादा डिटेल में समझाया, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें हैं आप खुद भी डाउनलोड करके नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा, ओके। जैसे साइकोलॉजी इन लर्निंग टीचिंग, ये सब आपके क्या है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको तैयार करने हैं और पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट, लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी के लिए टीचर बनना चाहता है वो देख लीजिएगा, यूनिवर्सल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बायोग्राफी के बारे में, मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए।
दो प्राइमरी टीचर बनना चाहता है दोस्तों, जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, आपको बच्चों की समझ होनी चाहिए अच्छी से, आपको मीन्स एक तरह से आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो पेडोलॉजी सेशन होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, आपको जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस तरह से पता रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहले टीचर को सेंटर में माना जाता था, आज के समय में क्या है, चाइल्ड सेंटर चलता है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर के हिसाब से आपको सोच रखनी है और आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे क्या होता है, क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए अंदर से, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इंटरनली एक्सटर्नली सब तरीके से आपको स्किल्स अंदर से आपके होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो पब्लिक प्रोस्पेक्टर बनना चाहता है, लीगल कंसेप्ट, क्रिमिनोलॉजी, पेडोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, जो लोग साइंटिफिक सुपरवाइजर, इकोनॉमिक ट्रेनिंग बनना चाहता है, आपके पास बेसिक पेडोलॉजी, प्रोसेस, साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सब की पता होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इस स्टैटिस्टिकल मेथड एंड पेडोलॉजी, ये सब। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक असिस्टेंट बनना चाहता है तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेना। ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, आपको जिस हिसाब से आप पोस्ट अप्लाई करेंगे वहाँ वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये सिलेबस डिटेल तरीके से मैंने बता दिया है, कुछ कुछ चीज़ें आप खुद भी सर्च मार के देख सकते हैं। पोस्ट पैरामीटर से दिखाया है दोस्तों। देखो, अब सैलरी की बात की जाए, ठीक है, तो वैसे तो सैलरी अभी इतनी लंबी हो जाती है, वीडियो इसमें डिस्कस नहीं कर सकता मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जब इतना कुछ बता दिया है तो एक ही वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसको भी कवर कर लेता हूँ। इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए वो भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, फिर एक अलग से वीडियो और बना दूंगा इसमें। ओके, चलो देखिए, आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना चाहता है कॉमर्स में, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। कॉमर्स में जो टीचर बनना चाहता है, आपके यहाँ मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, उसमें कह रहा है 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए एम.कॉम में, ठीक है। आपके यहाँ मास्टर डिग्री कहते हैं, पहले बी.कॉम होता है फिर एम.कॉम होता है, तो मास्टर डिग्री एम.कॉम में 50% होनी चाहिए। बी.एड होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये सब चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी है। डैशबोर्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की, ठीक है। पे स्केल आपको दिया जा रहा है 8 का, ठीक है, पे स्केल 8 का दिया जा रहा है, 47,600 का आपका पे स्केल है, ठीक है, पे ग्रेड 8 का मिल रहा है आपको। तो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स मेल के लिए देख लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट है, बी.एड वगैरह मार्क रखा है, हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये सभी सेम टू सेम है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख लीजिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टीचर बनना चाहता है हिंदी में, मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए आपके पास, संस्कृत, ठीक है, और बी.एड वगैरह मांगा है। ये आप खुद भी डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी, तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किस में बनना चाहता है टीचर हिंदी इन मेल, ठीक है, मेल की बात की जा रही है तो संस्कृत होना चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, 50% एटलीस्ट मांगा है, बी.एड, और बाकी सभी चीज़ सेम टू सेम है, खाली स्टार्टिंग का देख लेना, ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इन प्रोफिशिएंसी है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में बनाया जाता है, आपके पास 50% एग्री इन पॉलिटिकल साइंस होना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बाकी सभी चीज़ एक ही है, ठीक है। 50% मांगा हुआ है, ठीक है। और जो पे स्केल मिल रहा है आपको, पे ग्रेड 8 का है, 47,600 का पे स्केल है आपका, ठीक है। बंगाली में देख लीजिएगा, और ऐसी मीडियम अलग अलग चीज़ों का है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी, बायोलॉजी, ये सब चीज़ों में आपकी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास ज़रूरी है, और फिजिक्स वगैरह या फिर कोई केमिस्ट्री वाला है, ये हर एक चीज़ के बारे में आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। बाकी सभी चीज़ एक जैसी हैं। बी.एड तो हर किसी में मांगी हुई है, ठीक है, इन्होंने तो बी.एड कर लेना आप लोग, जिसने बी.एड है आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो टीचर ग्रेजुएट टीचर इन क्राफ्ट के लिए बनना चाहता है तो आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से, और ये सभी चीज़ें आप देख लेना खुद भी। ओके दोस्तों, तो इतना कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आप डिटेल क्लियर तरीके से एक बार PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं बात करूं प्राइमरी टीचर की दोस्तों, मैं बात करूं प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी टीचर के लिए क्या चाहिए, देखो, प्राइमरी टीचर के लिए जो है, प्राइमरी टीचर की बात किया जाए तो प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास DLED होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास टेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट वगैरह, ठीक है। और जो सीटेट जो डीएलएड आपका एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, और यही सब चीज़ें लिखी है। बाकी जो बीएड करे हुए हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, इन्होंने दिया है। लेकिन बहुत जगह आपको नौकरी में नहीं देखने को मिलेगा, बीएड प्रीआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ इन्होंने मौका दे रखा है, तो बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लगभग सभी चीज़ क्लियर कर दिया है दोस्तों। पोस्ट देख लीजिएगा, कोई अगर किस पोस्ट के लिए बनना चाहता है, जैसे सपोज कोई अगर बनना चाहता है, ठीक है, वैसे जून वाइज पोस्ट है ये। जैसे चंडीगढ़ के लिए जून के लिए बना जाता है, तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में कितनी आई है, यूआर में आपको 8 पोस्ट देखने को मिल रही है, और एससी वालों में 3 देखने को मिल रही है, एसटी में 2। इस तरह से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जिस हिसाब से जोन में, जिस आप जोन के लिए अप्लाई करोगे, उस जोन में आप लोग जिसमें वैकेंसी ज़्यादा दिखेंगे, आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों लगभग मैंने हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया है। एक बार मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा कि जोन में कितनी वैकेंसी है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम वेस्ट आपका भी हो जाएगा खाली। तो मैंने मेन चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको डिटेल में बता दी है। तो आई होप आप सभी को सभी चीज़ जो भी मैंने बताया, हर एक चीज़ समझ में आया हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई और चीज़ें जो समझाई, समझ में आया, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। बाकी जो भी डिटेल, बेसिक डिटेल आपको और चाहिए होगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी भर्ती रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको जल्दी से बता सकूं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।